नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना महामारी के बीच में जानलेवा ब्लैक फंगस का संकट लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कुल 7,251 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 290 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के अब तक 1500 केस सामने आए हैं, जिनमें 90 मरीजों की मौत हो गई है। इसके बाद गुजरात में सबसे ज्यादा 1163 केस आए और 61 मरीजों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 575 केस आए और 31 की मौत हो गई है। हरियाणा में 268 और दिल्ली में 203 केस आए। इन राज्यों में मौतें भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना में 200 से कम केस सामने आए हैं। इनमें से तेलंगाना में सबसे ज्यादा 10 लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश में 8 लोग मारे गए हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो 2 और 1 व्यक्ति की जान गई है। हालांकि कर्नाटक में अब तक किसी की जान नहीं गई है। अब तक चंडीगढ़, असम, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और पंजाब जैसे राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। और अब आपको बताते हैं कि क्या है ब्लैक फंगस। दरअसल दिल्ली स्थित एम्स के न्यूरोलॉजी प्रमुख डॉक्टर के अनुसार ब्लैक फंगस इन्फेक्शन कोई नई बीमारी नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है या फिर जो ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, उनमें ये फंगस इन्फेक्शन पाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इतनी संख्या में फंगस इन्फेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया जितना कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देखा गया है। फंगस इन्फेक्शन से खतरा है और अगर इलाज नहीं मिला तो 80% मामलों में मौत की संभावना है। ब्लैक फंगस छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये एक दूसरे को कोरोना की तरह नहीं फैलता है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन मौत के आंकड़े इसके भी बढ़ते चले जा रहे हैं और 80% मौत के चांसेस बताए गए हैं। हमारे साथ इस समय चर्चा करने के लिए डॉक्टर अंशुमन जुड़ चुके हैं, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अंशुमन, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और डॉक्टर अंशुमन, पहला सवाल मेरा ब्लैक फंगस को लेकर ही होगा। और सबसे पहले देश को बताइए आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस समय टेंशन है लोगों में, एक तरफ कोरोना की और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की। कैसे कैसे इससे लोग बचें, क्या क्या सिम्टम्स इसके हो सकते हैं? जी, ब्लैक फंगस मींस काला फफूंद। टेक्निकली इसको कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। आम डॉक्टर के लिए और आम जनता के लिए तो बिल्कुल नई बात है। आम डॉक्टर के लिए हो सकता है अनजाना एक पहेली सी चीज हो, लेकिन मैं कैंसर एक्सपर्ट हूं। हमारे कैंसर के मरीजों में काफी कॉमन समस्या ये होती है, क्योंकि इम्यूनिटी जब डाउन होती है कीमोथेरेपी के बाद, तो इस म्यूकरमाइकोसिस की समस्या आती है जी। और हम लोग उसको रोकने के भी तरीके निकाल चुके हैं कि कैसे क्या इंतजाम करें कि हमारे मरीजों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन कम से कम हो। इसको समझने की जरूरत है ब्लैक फंगस कहां से आता है। जैसे आप जानते हैं वायरस है, बैक्टीरिया है, उसी तरह से फंगस भी एक जीवाणु और विषाणु जैसी चीज है जो आप नंगे आंखों से आपको नहीं दिखता है। ये फफूंद है। जैसे आप देखते होंगे पुराने ब्रेड पे ब्लैक ब्लैक सा फफूंद लग जाता है, पुरानी दीवार पे जो नमी वाली दीवार है उस पे ब्लैक धब्बा होता है। ये सब फफूंद की वैरायटी है। उसी वैरायटी में एक है म्यूकरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस कहा गया। आमतौर पे नमी वाली जगह पे इसकी हाइफी होता है और वहां से इसके बीज, जिसको कहते हैं टेक्निकली स्पोर्स, ये स्पोर्स निकल के वातावरण में घूम रहा होता है। ये डेली घूम रहा है, हवा में है, हम लोग अंदर ले रहे हैं इसको स्पोर्स को, लेकिन हमारे ऊपर इसका बुरा असर इसलिए नहीं होता है कि इम्यूनिटी हमारी इतनी अच्छी है कि इसको एक्सपेल कर देता है, बलगम के रास्ते या कहीं भी निकाल फेंकता है। इस बार आपने गौर किया होगा कि इस बार जो वेव हुआ कोरोना का, इसमें ब्लैक फंगस केसेस ज्यादा हुए। सोचने की बात है, पिछले साल क्यों नहीं हुआ, इस बार क्यों हुआ? जी, बिल्कुल क्लियर कट आपको बता देता हूं। इस बार ओवर द काउंट प्रिस्क्रिप्शन, आप भी काजल देख रही होंगी कि आपके व्हाट्सएप पे एक एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन घूम रहा है, जो सभी लोग कोरोना के मरीज माइल्ड सिम्टम में भी खरीद के दवा खा रहे थे, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन और मेड्रोल जैसी दवाइयां थी। मेड्रोल स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का अत्यधिक इस्तेमाल इस बार हुआ और इम्यूनिटी लो हो गई, सप्रेस हो गई और ब्लैक फंगस घर कर गया। एंटीबायोटिक के अत्यधिक इस्तेमाल से ब्लैक फंगस घर कर जाता है और कोविड इटसेल्फ इम्यूनिटी को डाउन करता है। तो 3 चीजें मार गई और ऊपर से अगर उस मरीज को डायबिटीज की समस्या रही तो चौथी प्रॉब्लम, तो ब्लैक फंगस का इंसिडेंस इस बार बढ़ गया।
ये वातावरण में ऑलरेडी रहता है, हर समय रहता है, लेकिन आपको असर नहीं कर रहा था। इस बार सिर्फ असर करने लगा क्योंकि एंटीबायोटिक स्टेरॉइड का ओवर यूज हुआ और अनइंडिकेटेड यूज हुआ, और कुछ डॉक्टरों ने भी अनइंडिकेटेड यूज किया। मरीजों ने तो किया ही किया ओवर द काउंटर, लेकिन डॉक्टरों ने भी अत्यधिक इस्तेमाल किया, इसलिए केसेज इस बार बढ़े हैं। और रिसेंटली कल पटना से रिपोर्ट हुआ है 4 केसेज व्हाइट फंगस। उसके बारे में भी बता दूंगा आगे कि व्हाइट फंगस भी कोई अननोन एंटिटी नहीं है, कैंडिडा अल्बिकेंस है, उससे घबराने की जरूरत नहीं, वो भी रोकने लायक बीमारी है, रोकी जा सकती है। जी, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दो चीजें इसकी बताई जा रही है। ब्लैक फंगस के कहाँ पर ये हो सकता है? शरीर के अंग पर हम क्योंकि देख रहे हैं कि आंखों के नीचे हो रहा है, या फिर फेस पर कहीं भी हो सकता है, या फिर इसके अलावा किसी और अंग पर भी हो सकता है? और वाइट फंगस जो है वो कहाँ पर हो सकता है? जी, ब्लैक फंगस नाक के रास्ते इसके स्पोर्स पहुंचते हैं। स्पोर्स मतलब इसके छोटे छोटे बीज जो जाके पनपने लगते हैं, तो नाक में हो सकता है। नाक के बगल के हिस्से को कहते हैं साइनस, जिसमें साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आप सुनते होंगे, साइनस में हो सकता है। इसको आप नाक, साइनस, उसके ऊपर पहुंचता है आंख में, तो जिसको कहते हैं ऑप्थेल्मिक फंगस। और उसी से नाक के रास्ते एक जगह होती है हड्डी में, जहां से आप जब श्वास लेती हैं तो कोई भी चीज स्मेल करती हैं, उसको कहते हैं क्रिप्रिफॉर्म प्लेट। उसी रास्ते ये ब्रेन में पहुंच जाता है, तो ब्रेन में हो सकता है। तो ब्रेन, आंख, नाक, साइनस, और एक होता है पल्मोनरी, मतलब फेफड़े में हो सकता है। अब कैसे आप पहचानेंगे? जी। आपने स्पोर्ट्स अंदर ले लिया, कोविड से रिकवरी हो गई है, यूजुअली 2 से 3 हफ्ते लगता है इस फंगस को ग्रो करने में। और नाक से, खास करके एक नाक से अगर नजला होने लगे, काले या लाल रंग का पानी निकल रहा हो, तो हो सकता है ब्लैक फंगस आपका घर कर गया है। जांच कराइए, उसमें दिख जाता है कि आपके म्यूकर माइकोसिस ग्रो कर रहा है। नाक के बगल में, आंख के नीचे दर्द हो रहा हो, आपको कुछ पता नहीं चलता हो दर्द क्यों हो रहा हो, दांत हिलने लगे, ऊपर के जबड़े के दांत हिलने लगे हो, ब्लैक फंगस हो सकता है। आंख में खुजली होती हो, आंख लाल रहे एक साइड आंख लाल रहती हो आपको, तो ब्लैक फंगस हो सकता है। सर में दर्द एक साइड होता है, सेरेब्रल फंगस हो सकता है। कोविड रिकवरी के बाद 2 से 3 हफ्ते बाद फिर से खांसी शुरू हो जाए या बुखार आने लगे, फेफड़े का ब्लैक फंगस हो सकता है। ये जगह है ब्लैक फंगस की। व्हाइट फंगस, जिसको कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं, वो आपके मुंह में हो सकता है। उसका कारण भी वही है, स्टेरॉइड, डायबिटीज, एंटीबायोटिक का अत्यधिक इस्तेमाल, यही कारण व्हाइट फंगस का भी है। मुंह में होता है, जिसको ओरल थ्रस्ट कहते हैं। फूड पाइप में हो सकता है, जिसको इसोफेजाइटिस कहते हैं, कैंडिडल इसोफेजाइटिस। किडनी में हो सकता है, या कभी कभी डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस, मतलब पूरे शरीर में फैल जाता है कैंडिडा एल्बिकेंस, जिसको कहते हैं डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस, जो घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? मुंह के अंदर अगर सफेद धब्बा हो, खास करके कॉटन, रुई जैसा चिपका हुआ हो, हटता नहीं, और वहां पे आपको जलन होती हो खाने में, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, चेक करेगा, ये व्हाइट फंगस हुआ है, दवा दी जाएगी, खत्म हो जाएगा। ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, शुरुआती स्टेज में हम रोक सकते हैं, उसके बाद अर्ली पकड़ सकते हैं, दवाओं से इलाज हो जाएगा। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा फैल जाता है तो जानलेवा हो जाता है, और ब्लैक फंगस में बचाने के लिए हमें कभी कभी ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे आंख निकालना पड़ता है, या जबड़े का ऑपरेशन करके जबड़ा निकालना पड़ता है, फिर एंटी फंगल दवा चलानी पड़ती है। वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसका प्रिवेंशन, रोकथाम कर ले, या अर्ली इसको पकड़ ले। कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि बरतनी चाहिए ताकि ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है? जो मेन सावधानियां हैं मुख्य रूप से जो कि सभी लोगों को बरतनी चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। पहली सावधानी, ओवर द काउंटर मेडिसिन आप लेकर ना खाएं। कोरोना हो भी गया हो, लक्षण के हिसाब से और आपके कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर को डिसाइड करने दे। हालांकि आजकल कुछ डॉक्टर भी पैनिक में हैं और प्रेस्क्रिप्शन दवा के स्टेरॉइड खिला रहे हैं, ना खिलाएं। स्टेरॉइड का अत्यधिक इस्तेमाल ना करें, एंटीबायोटिक का अत्यधिक इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है, एंटीबायोटिक मत दें। दूसरा, कोविड से रिकवरी हो गई, आप अगर घूमने जाते हैं तो पार्क वाली जगह में ऐसी जगह घूमने ना जाएं जहां नमी हो, जैसे केले का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो। उस ऐसी जगह पे नमी ज्यादा होती है और उसके पत्ते जो गिर के सड़ रहे होते हैं, वहां पे म्यूकर माइकोसिस ज्यादा होता है, उसके स्पोर्स आपको मिलेंगे, तो उस जगह पे ना जाएं। और अदरवाइज ओपन एयर में जब जाते हैं घूमने तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, पूरी तरह से नाक और मुंह को कवर करके, कि स्पोर इसी रास्ते आपके अंदर जाता है। और जैसे मैंने लक्षण बताया, उनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यही तरीका है आपको प्रिवेंशन का और अर्ली डिटेक्शन का, और उसको हम ठीक कर सकते हैं।
जी। घर में जिनको रहना है उनको ये है कि सुबह के समय घर की खिड़की, घर के दरवाजे खोल दें, वेंटिलेट होने दें और धूप आने की जगह हो तो धूप आने दें ताकि नमी न रहे। नमी रहने पे ही ब्लैक फंगस ग्रो करता है। ये कुछ कुछ सावधानी की जरूरत है, ऐसी डरावना कुछ नहीं है इसमें। जी डॉक्टर अंशुमन, क्योंकि डर लोगों को लग रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सुनने में ये आ रहा है ज्यादातर लोगों में कि जिन लोगों को कोविड हुआ है अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उनको हो सकता है। क्या ये उन्हीं लोगों को हो सकता है या फिर अन्य लोगों को भी हो सकता है? बिल्कुल, किनको हो सकता है? जिनकी इम्यूनिटी लो हो, कोविड से रिकवरी हुई हो, खास करके जब आईसीयू में भर्ती रहे हो और बहुत अनगिनत दवाइयां चली हो, खास करके स्टेरॉइड चली हो, उनको हो सकता है। डायबिटीज के रोगी को हो सकता है। ट्रांसप्लांट, जिनका ऑर्गन किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, कैंसर के रोगी, इन्हीं 4-5 ग्रुप में ब्लैक फंगस कॉमन है। बाकी एक स्वस्थ व्यक्ति को ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है, भूल जाइए। इसका ये मतलब है आप और मैं हर रोज ब्लैक फंगस के स्पोर्स अंदर लेते हैं, लेकिन हमें कभी पता भी चला ब्लैक फंगस का नाम? नहीं पता चला, क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि हम इसको स्पेल कर देते हैं, फेंक देते हैं। एक और बड़ी बात है डॉक्टर अंशुमन की, जैसे कोरोना है वो एक तरीके से कहा जाए तो छुआछूत वाली बीमारी है, एक दूसरे से फैलता है, लेकिन ब्लैक फंगस में ऐसा कुछ नहीं है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मौत का खतरा ज्यादा है। ब्लैक फंगस बिल्कुल छुआछूत की बीमारी नहीं है, क्योंकि स्पोर्स जब अंदर जाता है तो हाइफी बनता है, टेक्निकली उसको कहते हैं, जैसे कॉटन वूल जैसा स्प्रेड कर जाता है। ये दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच सकता है। दूसरे व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर लो होगी तो वो वातावरण से ही स्पोर्ट लेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लैक फंगस नहीं जाएगा। हाँ, जहां तक मारक क्षमता की बात है, ये अगर अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ में लिया, चाहे ब्लैक फंगस हो चाहे व्हाइट फंगस हो, डिसेमिनेटेड मतलब पूरे शरीर में फैल गया, तो ये जरूर घातक है, जानलेवा हो सकती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि ये प्रिवेंटेबल है। कोरोना की बात तो चलिए जितनी भी कह लीजिए, पिछले मार्च फरवरी की बात अलग थी। अब कोरोना के संक्रमण से हम किसी को बचा नहीं सकते हैं, संक्रमित होंगे, हमारी कोशिश होनी चाहिए जान ना जाए, जान की क्षति ना हो। लेकिन ब्लैक फंगस से हम रोक सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। कैसे? स्टेरॉइड का अत्यधिक इस्तेमाल ना करें, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, और जब स्टेरॉइड का इस्तेमाल हो डॉक्टर के सुपरविजन में। उसके अलावे आप अगर मास्क लगाते हैं, रिकवरी से, कोरोना से रिकवरी के 1 महीने बाद तक मास्क लगाते हैं, और जिन कंडीशन में डॉक्टर को लगता है कि इनकी इम्यूनिटी काफी लो है, ब्लैक फंगस इनको इन्फेक्ट कर सकता है, तो प्रोफाइलैक्टिक एंटी फंगल देने की भी बात डॉक्टर दिमाग में रखें। अगर ये सब परहेज करें तो ब्लैक फंगस से हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। इतने केसेस जो हो रहे हैं क्योंकि अवेयर नहीं थे लोग, जनरल डॉक्टर को पता भी नहीं था कि म्यूकरमाइकोसिस इतना कॉमनली हो सकता है। कैंसर एक्सपर्ट होने के नाते हम लोगों को पता था कि ब्लैक फंगस काफी कॉमन है, जिनका इम्यूनोसप्रेशन है। ट्रांसप्लांट के डॉक्टर को पता होता है, डायबिटिक जो ट्रीट करते हैं उनको पता होता है, इन डॉक्टरों को पता होता है कि ब्लैक फंगस काफी कॉमन चीज है। इस समय हम देख रहे हैं कि ज्यादा फैल रहा है क्योंकि कोरोना की लहर एक बार आ चुकी है और ये दूसरी है, और ब्लैक फंगस जो है पहले से ये बीमारी चलती आई है, लेकिन हम ये दूसरी लहर में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जाए तो फेमस हो गया, लोगों में बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोग बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। मौत के आंकड़े भी ब्लैक फंगस की वजह से अभी बढ़ रहे हैं। हम कई राज्यों के आंकड़े देख रहे हैं। ये इस समय क्यों फैल रहा है, दूसरी लहर में खासकर क्या वजह इसकी हो सकती है? आइडियली मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन काजल मैं कहूंगा बहुत इंटेलिजेंट एंकर हो आप। आपने तो कितनी बारीकी की सवाल पूछे हैं कि पिछली बार क्यों नहीं हुआ, पिछली बार भी तो कोरोना हुआ, इस बार क्यों हुआ? सिर्फ इस बार ओवर ट्रीटमेंट की वजह से ब्लैक फंगस हुआ है। पिछली बार डॉक्टर को भी नहीं पता था और ओवर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, पब्लिक बिल्कुल डरी हुई घर में बंद पड़ी थी। इस बार क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन घूमने लगे और डॉक्टरों ने ओवर ट्रीटमेंट किया है। देखो मैं बताता हूं, जो दर्शक देख रहे हैं उनको पता होगा, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, जिंकोबिट, विटामिन सी और मेट्रोल, ये 6 दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन सबके व्हाट्सएप पे घूमा, और यहां तक हुआ है कि आरटीपीसीआर टेस्ट बिना कराए लोगों ने ये दवा खा ली, और जरूरत नहीं थी इन दवाओं की। कभी कोविड हुआ, माइल्ड सिम्टम, बिना किसी इलाज के भी ठीक होता, ये दवा खा ली। तो इस बार एक्सेसिव ट्रीटमेंट की वजह से ब्लैक फंगस हुआ। कारण कोरोना नहीं है, कारण इंसानों की गलतियां हैं, डॉक्टरों की गलतियां हैं और मरीजों की गलतियां हैं। एक्सेसिव ट्रीटमेंट इस बार कारण है ब्लैक फंगस का, ना कि कोरोना कारण है ब्लैक फंगस का।
एक और मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा, क्योंकि समय की भी कमी है, कि सबसे इतनी तेजी से जो फैल रहा है, अब तक हमने देखा ना तो पहली लहर में उस तरीके से था, बीमारी पहले से है लेकिन उस तरीके से फेमस नहीं हो पाई थी, अभी उभर रही है। एक डर है लोगों में बहुत ज्यादा, कोरोना का डर एक तरफ, ब्लैक फंगस का डर एक तरफ। आप एक डॉक्टर होने के नाते देश को क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा रिएक्शन। बिल्कुल, मैं कहूंगा डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना करें। जो जो सावधानियां मैंने बताई है, इस वीडियो को आप सेव करें, मोबाइल में सर्कुलेट करें, और जो जो सावधानियां बताई हैं आप करें। डॉक्टरों से गुजारिश करूंगा, बेवजह स्टेरॉइड ना चलाएं, बेवजह एंटीबायोटिक ना दें। ब्लैक फंगस से आप बचा लेंगे, कोरोना से तो बचेगा बचेगा मरीज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंशुमन आपका इतनी सारी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस का असर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली लहर निकल चुकी है, उसमें ब्लैक फंगस देखने को नहीं मिला। बीमारी पहले से थी लेकिन इतनी ज्यादा लोगों की नजर में नहीं आई। अब जो ज्यादा दूसरी लहर में खतरा बढ़ता चला जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस को लेकर कहा है कि हरियाणा में ब्लैक फंगस के 226 मामले हैं। और आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे पहले इस बीमारी को हमने नोटिफाई किया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमने केंद्र से दवाइयों की डिमांड की है, साथ ही विदेशों से भी इंपोर्ट करने का फैसला किया है। अभी तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे सीएमओस को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। ये कई जगह पर असर करता है, साइनस पे करता है, दांतों पे करता है, आंखों पे करता है, न्यूरो पे करता है। तो हमारे सारे मेडिकल कॉलेज में ये स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास, इसलिए वहाँ पर उनकी अच्छी देखभाल हो सकती है। दवाई भी हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कठिनाई है। हिंदुस्तान से जितनी हमें मिल रही है हमने ली है, और हमने उसको इंपोर्ट करने का भी फैसला लिया है कि हम बाहर से भी मंगवाएंगे। केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है और केंद्र सरकार से भी हमने अपना हिस्सा जो है वो मांगा है कि वो हमें दिया जाए। और पूरी तरह से सारा इन डॉक्टर्स की जो इस टीम के डॉक्टर हैं उन सारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम सीनियर डॉक्टर से वार्ता भी करा रहे हैं, ताकि उनको पूरी तरह से इसके बारे में, इसका क्या प्रोटोकॉल होगा उसके बारे में अवगत कराया जा सके। नहीं, अभी आए नहीं है, लेकिन हमने 12,000 इंजेक्शंस की केंद्र सरकार से डिमांड की है। सर, नोटिफाई कर रहे हैं हरियाणा सबसे पहले ब्लैक फंगस को, उसको लेकर क्या आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं? और हमने सबसे पहले इस बीमारी को नोटिफाई कर दिया था, और जो नोटिफाइड डिजीज होती है, कोई भी प्रैक्टिशनर स्टेट में अगर उसके पास इसका केस आता है तो सीएमओ को बताना आवश्यक होता है, ताकि सरकार के संज्ञान में रहे कि कितने केसेस हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट हो। कि हमने हिंदुस्तान से जितनी अवेलेबल हो सकती थी हमने वो प्रोक्योर की हैं, और क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं इसलिए हमने इंपोर्ट करने का भी फैसला किया। कोरोना में 16,000 केसेस थे पर डे के, जो अब घटकर 6,000 रह गए। सारी मेडिसिन्स का हमने प्रबंध किया है, ऑक्सीजन का हमने प्रबंध किया है, अतिरिक्त बेड्स का हमने प्रबंध किया है। आज मेरे पास नॉन ऑक्सीजन बेड्स भी लगभग
पंजाब के गुरदासपुर में भी ब्लैक फंगस के केस सामने आए हैं। सिविल सर्जन का कहना है कि गुरदासपुर जिले के कई गांवों में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। 2 संदिग्ध अब तक आ चुके हैं। मरीज का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। रोगी के संपर्क में है। दूसरा रोगी काला कवक से पीड़ित है, लेकिन उसके परिवार ने उसको घर में रखा हुआ है। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद परिवार ने रोगी को हमारे पास रखा है। काला कवक भी एक बहुत घातक बीमारी है और जिन्हें किसी भी अन्य रोग जैसे मधुमेह, किडनी, हृदय रोग या फिर अन्य गंभीर बीमारियों की तरह बहुत कम प्रतिरक्षा। काला कवक उन लोगों को जल्द प्रभावित करता है जिन्हें गंभीर बीमारी है। उन्हें शाम को चप्पल पहनकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उन्हें पूरे कपड़े पहनकर और जूते पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2 ਸ਼ੱਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਲੀਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਠਵਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਰ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲकुल ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले दिन की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,59,551 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 4,209 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 3,57,295 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी 1,01,953 एक्टिव केस हैं। इससे पहले बुधवार को 2,76,000 नए केस सामने आए थे और 3,874 संक्रमितों की जान चली गई थी। वहीं 20 मई तक देश भर में 19,18,79,503 कोरोना के डोज दिए जा चुके हैं। देश में कोरोना में मृत्यु दर की अगर बात करें तो 1.11% है, जबकि रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर 12% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। तो कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच में अमेरिका की तरफ से भारत को कोरोना टीके की 8 करोड़ डोज की खबर सामने आई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार अमेरिका से संपर्क में है, लेकिन अभी तक भारत को मिलने वाली डोज की जानकारी नहीं है। भारत को 8 में से 6 करोड़ वैक्सीन देने की मांग अब तक उठ चुकी है। राजीव तिवारी संवाददाता इस समय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या हालात है? लेकिन हम देख रहे हैं कि संक्रमितों की संख्या भले ही कम हो रही है, भले ही जो ग्राफ है वो कम होता जा रहा है, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक बात चीज इस पे देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं तेजी में जा रही है, क्योंकि लगातार यही कोशिश की जा रही थी कोरोना की जो रफ्तार है उसको ब्रेक लगाया जाए, मगर कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 3800 के करीब मामले आ चुके हैं। मगर बात करें मरने वालों की तो उसमें कहीं ना कहीं इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं मरने वालों की संख्या जो है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। पूरे देश की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं जो ब्लैक फंगस है वो भी कहीं ना कहीं अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और लगातार ब्लैक फंगस के मामले दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर सर गंगाराम अस्पताल की बात करें तो उसके अंदर भी लगभग 40 केस ऐसे आ चुके हैं जो ब्लैक फंगस से पीड़ित है। जी, ब्लैक फंगस का खौफ लोगों में इस समय देखने को मिल रहा है और अस्पतालों में क्या तैयारी, दिल्ली के अस्पतालों में खासकर, क्योंकि कोई भी समस्या हो दिल्ली के अस्पतालों की तरफ लोग रुख करते हैं, अन्य राज्यों से भी पहुंचते हैं वहां पर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें जिस तरीके से अन्य राज्यों की तो अन्य राज्यों से भी कई बार इलाज नहीं मिल पाता है या फिर बड़े जो अस्पतालों के अंदर सुविधा चाहिए होती है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ आता है और दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर बिल्कुल हालात जो है अभी सामान्य है, मगर लगातार आईसीयू बेड की बात करें या वेंटिलेटर बेड की बात करें उनके अंदर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर देखने को मिल रही है। लगातार मरीज आ रहे हैं आईसीयू बेड के लिए और कहीं ना कहीं वेंटिलेटर के लिए, मगर जो नॉर्मल बेड है उनके अंदर कहीं ना कहीं इजाफा जरूर किया गया है, वो जरूर खाली है। मगर दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है बेड
बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, यहाँ तक कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, मगर लगातार कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी दिल्ली सरकार कह रही है कि उनके हाथ में है, मगर लगता नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली सरकार के हाथ में रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति को संभालने के लिए कहीं ना कहीं देरी की, मगर आप कहीं ना कहीं कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसार रहा हो, क्योंकि सर गंगाराम के अंदर भी लगभग 40 केस ऐसे आ चुके हैं जो ब्लैक फंगस से पीड़ित है। बात करें मैक्स की तो मैक्स के अंदर भी लगभग 20 से 25 लोग पीड़ित है, मगर बात करें एम्स की तो एम्स के अंदर भी 15 से 20 लोग ऐसे कहते हैं ब्लैक फंगस से पीड़ित है। मगर लगातार कहीं ना कहीं जाफा जरूर देख रहा है ब्लैक फंगस के लिए, मगर देखना है कि दिल्ली सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि ब्लैक फंगस अलग से अलग अपना पैर पसार रहा है और कोरोना जैसी महामारी वो अलग से चल रही है। जी बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और दिल्ली में भी आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो देश भर में अगली खबर आपको बताते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर है, क्योंकि कीमतें लगातार आसमान छूती जा रही हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक आज डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 14 से 19 पैसे तक बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे से बढ़कर 93.4 रुपए और डीजल 29 पैसे से बढ़कर 83.80 रुपए प्रति लीटर हो गया है। देश के सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। केवल मई के महीने में ही अब तक दिल्ली में पेट्रोल 2.69 रुपए और डीजल 3.7 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल शतक के करीब पहुंच चुका है। आज यहां पर पेट्रोल का दाम 99.39 रुपए और डीजल 91.1 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया है। हाल ही में बंगाल समेत अन्य राज्यों में चुनाव के नतीजे आने के बाद से देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मई में पेट्रोल और डीजल अब तक 11 बार महंगा हो चुका है और इस दौरान अब तक दिल्ली में पेट्रोल 2.69 रुपए और डीजल जो है 3.7 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। इतना असर पड़ रहा है कि गरीब आदमी की कमर टूट रही है। इतना बढ़ रहा है जो आदमी की इनकम नहीं है, इनकम से ज़्यादा जो है खर्चा जो हो रहा है इस पे, और आदमी उस स्थिति में बेरोजगार हो रहे हैं, रोजगार है नहीं, तो ये पेट्रोल डीजल के दामों को कहाँ से संभालेंगे। किसान भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, सभी परेशान है इससे। एक आम आदमी महीने का अपना पूरा बजट बना के चलता है, उस पर कितना असर पड़ने वाला है? सर उस पर बहुत असर पड़ रहा है। आदमी को अपनी रोजी रोटी घर में चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है आज की डेट में। काम नहीं है तो फिर पैसे नहीं है तो फिर ये कहाँ से महंगाई जो है कवर कर पाएंगे हम लोग। असर तो सर बहुत पड़ रहा है। पेट्रोल जब से फरवरी से पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। 500 रुपये इनकम होती है हमारी डेली की, तो उसमें अगर हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल डलाएंगे तो फिर कैसे बजट बनेगा। एक आम आदमी अपने महीने का पूरा बजट बना के चलता है। हाँ जी। अब वहीं पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कितना असर पड़ने वाला है? सर इस पे असर तो पड़ ही रहा है, दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।